जय हिंद एसआरपियंस, जय हिंद क्लास 12th। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। पिछली कक्षाओं में आपने पिछले अपने कई जो पाठ पढ़े जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, कुछ काव्य के पढ़े, कुछ गद्य खंड के पढ़े। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक की गद्य खंड के अध्याय 14 चैप्टर 14, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं और पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक, को पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बधे बधाए नियम कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना, जिला पूर्णिया अब अररिया, बिहार में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने का भरपूर योगदान दिया। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में कुछ जान लें। कथा साहित्य में हिंदी कथा साहित्य में रेणु जी का प्रमुख स्थान है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें उपन्यास के रूप में महिला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कहानी संग्रह के रूप में ठुमरी अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, संस्मरण, ऋणजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति कथा। इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हैं। उन्नीस में इनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास महिला आंचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को एक नई दिशा दी। हिंदी उपन्यासों का पर विमर्श महिला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृत और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्र्योत्तर भारत का जब सारा विकास शहर केंद्रित हो जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है।
रेणु की भाषा शैली के बारे में हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा वी अंचल विशेष से प्रभावित है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। गंभीर विषयों पर भाषा संस्कृतनिष्ठ हो जाती है। भाषा में चित्रात्मकता बहुत मिलती है। भाषा प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे हो जाते हैं। भाव प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे हो जाते हैं। विशेषणों का सुंदर प्रयोग है। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ व्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के प्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार ने आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। अब हम उस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे, पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। भयार्थ माने भय के कारण चीख पुकार मचाने वाला, निस्तब्धता माने मौन या चुप्पी। आधी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कह करने की आवाज, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से
माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। क्रंदन माने चीत्कार, पेचक माने होता है उल्लू, कै करना माने उल्टी करना, टेर मतलब होता है पुकार, कंठ माने गला, निर्बल माने कमजोर, कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। ताड़ना माने भांपना, घूर माने गंदगी का ढेर, मन मारना माने इच्छा को समाप्त कर देना। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गत से बजती रहती, चढ़धा गिरधा चढ़धा गिरधा, यानी आजा भिड़िया आजा भिड़िया। बीच बीच में चटाक चढ़धा यानी उठाकर पटक दे। भीषणता माने भयंकरता, ताल ठोकना माने चुनौती देना। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। संजीवनी शक्ति माने जीवन देने वाली शक्ति। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते, हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। अनुसरण मतलब होता है पीछे पीछे चलना। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। धारोष्ण मतलब जो भी पशु हैं दूध देने वाले, उनके थनों से निकला हुआ ताजा दूध। कसरत मतलब व्यायाम। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। सुडौल माने मजबूत, मांसल माने जिस पर मांस चढ़ गया हो। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी।
दांव पेच का अर्थ होता है तौर तरीका। बिजली उत्पन्न हो जाना मतलब तेजी से जगा देना, बहुत उत्साहवर्धन, बहुत तेज कर देना। चुनौती देना मतलब ललकारना। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। गिरोह माने होता है समूह। पट्ठा माने होता है पहलवान। टाइटल माने होता है पदवी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। दुल्की लगाना माने उछल उछल कर खेलना। किलकारी भरना माने खुशी प्रकट करने के लिए गले से आवाजें निकालना अजीब तरीके की। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। स्पर्धा माने मुकाबला। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है, मरा मरा। पर वाह रे बहादुर! लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। पैंतरा माने दांव पेच। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। अब हम इन गद्यांशों पर आधारित आपको कुछ प्रश्न देंगे जिन्हें आप करने का प्रयास कीजिएगा। आपको अगर और कहीं किसी भी शब्द में क्लिष्टता आ रही हो, उसका अर्थ ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमसे सायंकाल अपने दिए गए निर्दिष्ट समय में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको ना समझ में आ रहा हो, आप अपने आप को उसमें असमर्थ पा रहे हो, तो आप सायंकाल दिए गए निर्दिष्ट समय में उसको पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 1। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? प्रश्न संख्या 2। लुट्टन का पालन पोषण किसने किया, वह किस प्रकार? लुट्टन का पालन पोषण किसने किया, वह किस प्रकार किया? प्रश्न संख्या 3। लुट्टन पर कसरत की धुन क्यों सवार हो गई थी? प्रश्न संख्या 4। चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि कैसे मिली? चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि कैसे मिली?
देशी पहलवान शब्द से लेखक का क्या अभिप्राय है? देशी पहलवान शब्द से लेखक का क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 6, पर वाह रे बहादुर वाक्य किस व्यक्ति के लिए संबोधित किया गया है और क्यों? पर वाह रे बहादुर वाक्य किस व्यक्ति के लिए संबोधित किया गया है किस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है और क्यों? पुनः सुन लें। पर वाह रे बहादुर वाक्य किस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है और क्यों? इन प्रश्नों को आप करने का प्रयास कीजिएगा। आपको कहीं पे भी लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप संपूर्ण रूप से नहीं दे सकते हो, तो सायंकाल आप अपने निर्दिष्ट दिए गए समय में, जो भी समय आपको दिया गया है, दिशा निर्देशित किया गया है, जिस भी समय को, आप उस समय के अनुसार आप अपने समय में अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद सार्पियंस।